आपका हमारे इस खास प्रोग्राम दिन भर दिल्ली में। मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। अगले साल यानी कि 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जुट गई है। अब पार्टी चुनाव से पहले नाराज कार्यकर्ताओं को साधने में जुटी है, जिसको लेकर के बीजेपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और फैसले के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। रिपोर्ट देखिए। दो 2022 चुनाव की तैयारी में भाजपा नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटी। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे होंगे वापस। राजनीतिक और फर्जी मुकदमे लिए जाएंगे वापस। अब तक 5000 से ज्यादा मुकदमे वापस लिए। सपा और बसपा सरकार में आंदोलन धरना प्रदर्शन के वक्त राजनीतिक और फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। सपा और बसपा शासन में दर्ज 5000 से ज्यादा मुकदमे वापस लिए जा चुके हैं। जुलाई तक बाकी केस भी वापस लेने की कवायद शुरू होगी। बीएल संतोष के साथ बैठक में कई पार्टी के पदाधिकारियों ने ये मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। बता दें कि योगी सरकार बनने के बाद से ही अब तक लगभग 5000 से ज्यादा मुकदमे वापस लिए गए हैं, जिनमें सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्रियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे भी शामिल हैं। और अब जुलाई तक बाकी बचे मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो गलत मुकदमे होते हैं तो हमेशा उसके खिलाफ उसको नहीं लगना चाहिए था, ये हम लोग कहते आए हैं। और जो नियमानुसार कार्रवाई है वही हमारी सरकार सुनिश्चित करती है। हाल ही में हुई सांगठनिक बैठक में पार्टी में असंतोष थामने, नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने पर चर्चा हुई, जिसको चलते बीजेपी संगठन में खाली पड़े पदों को भरने की कवायद शुरू हुई। आयोग, बोर्ड और नियमों में खाली पदों पर कार्यकर्ताओं को नियुक्ति करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों की वापसी प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में सहयोगियों को साधने के लिए बीजेपी जुट गई है। बीजेपी ने अपने सहयोगी अपना दल को जौनपुर और सोनभद्र की 2 सीटें सौंप दी हैं, जिसको लेकर केंद्रीय आलाकमान ने हरी झंडी दिखा दी। चुनाव नजदीक आते ही सरकार ने अब उन कार्यकर्ताओं की सुध ली है जिनके ऊपर पिछली सरकार में केस दर्ज हुए थे। सरकार अब उन सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर से केस हटाएगी, जिससे कार्यकर्ता नए जोश और उत्साह के साथ पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सकें। कैमरामैन दिलीप के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। लखनऊ में प्रियंका गांधी शीला कौल के मकान में रहेंगी और दीवारों के ऊपर बांस की फेसिंग लगाई जा रही है। प्रियंका गांधी के आने से पहले तैयारियां पूरी की जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रियंका गांधी वाड्रा का बदल रहा ठिकाना। अब लखनऊ में रहेंगी प्रियंका गांधी। शीला कौल के मकान में रहेंगी प्रियंका गांधी। मकान में लगाई जा रही बांस की फिक्सिंग। जुलाई से पहले कंप्लीट होगा सुरक्षा का काम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का ठिकाना अब बदलने जा रहा है। उन्होंने अब अपना नया ठिकाना लखनऊ में ढूंढ लिया है। वो अब नए ठिकाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री शीला कौल के बंगले का उपयोग अपने आवास के तौर पर करेंगी। शीला कौल दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मामी थी और प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक प्रोफेसर कैलाश नाथ कौल की पत्नी। जुलाई के प्रथम सप्ताह से प्रियंका गांधी लखनऊ में प्रवास करेंगी और अब वो चुनाव तक लखनऊ में ही रहेंगी। इस वक्त हम शीला कौल के आवास पे मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये वही मकान है जहां पर प्रियंका गांधी रहने वाली हैं
और यहाँ पर इस मकान में नेहरू से लेकर गांधी तक सभी लोग आया करते थे। अब प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ पर रुकेंगी और यहीं से वो कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को से मिलेंगी और तमाम चीज़ें, तमाम गतिविधियों को संचालित करेंगी। ये मुख्य आवास है, ये ऊपर जो कमरा बनाया गया है जहाँ पर कांच और पर्दे लगे हुए हैं, ये प्रियंका गांधी यहाँ पर रहेंगी, निवास करेंगी। सालों से गोखले मार्ग पर स्थित कॉल का बंगला बंद पड़ा है। इसे अब प्रियंका गांधी के लिए तैयार किया जा रहा है। ये बंगला सरकारी कॉलोनी से घिरा हुआ है। वहीं प्रियंका गांधी के लिए लखनऊ में घर तलाशने से ये साफ जाहिर होता है कि अब कांग्रेस महासचिव उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करेंगी और कांग्रेस को यूपी में और मजबूत करेंगी। दीवारों पे बांस की सुरक्षा देखिए लगाई जा रही है। ये चारों तरफ फेंसिंग लगाई जा रही है बांस की, क्योंकि दीवारें नीची थीं और कोई भी फांद के इस तरफ आ सकता था। ऐसी सूरत में अब ये यहाँ पर फेंसिंग लगाने का काम शुरू कर दिया गया है और लगातार ये काम जारी है। सामने दूसरी तरफ भी फेंसिंग लगा दी गई है, आप देख सकते हैं। यही बांस की फेंसिंग यहाँ पर भी लगाई गई है। जो दीवार पूरी नीची थी उनको ऊंचा करने का काम कर दिया गया है। बार कांग्रेस जो चुनाव लड़ने वाली है वो प्रियंका गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली है और उन्हीं के चेहरे पे के जरिए जो है वो कांग्रेस इस बार आगे बढ़ेगी और 2022 के चुनाव को फतेह करने का काम करेगी। प्रियंका गांधी के इस नए ठिकाने से अब कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। प्रियंका अब यूपी में ही रहकर पार्टी को मजबूत करेगी, जिसको लेकर अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खास उत्साह है। लखनऊ से सिमाब नकवी की रिपोर्ट, भारत समाचार। प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां पर लखनऊ में 22,000 पदों को बढ़ाने की मांग को लेकर के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, 22,000 पदों को बढ़ाने की मांग, SCERT कार्यालय पर अभ्यर्थियों का धरना, पोस्टर बैनर लेकर अभ्यर्थी दे रहे हैं धरना। 69,000 भर्ती में 22,000 पद बढ़ाकर भर्ती की मांग। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती तमाम विवादों में रही। पहले भर्ती प्रक्रिया अटकती रही, लटकती रही, फिर जब शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ तो आरक्षण को लेकर विवाद शुरू हो गया। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की अनदेखी के मामले को लेकर OBC और SC वर्ग के अभ्यर्थियों ने आपत्ति जाहिर की है। वहीं दूसरी तरफ भर्ती में 22,000 रिक्तियों को जोड़ने की मांग को लेकर प्रदेश भर से अभ्यर्थी लखनऊ स्थित स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग पर धरना दे रहे हैं। शिक्षक भर्ती मांग को लेकर तमाम अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। SCERT कार्यालय में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहां बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। कई संगठन यहां मौजूद है जो अलग अलग मांगों को लेकर यहां बैठा हुआ है, लेकिन अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई। कुछ अभ्यर्थी हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पदों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो कुछ अभ्यर्थी हैं जो नई वैकेंसी निकालने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा DLED 2019 बैच जो है वो तृतीय सेमेस्टर वालों को प्रमोट करने की मांग कर रहा है। तो ये अलग अलग 3 संगठन हैं जो यहाँ पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर, लेकिन अभी तक कोई भी जिम्मेदार यहाँ आया नहीं ताकि इनकी बात मानी जा सके। धरना दे रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में खाली पड़े 22,000 पदों को जोड़ा जाए। उनका आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं हो रही और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती उनका धरना जारी रहेगा। इसलिए आप यहाँ बैठी हो, क्या मांग है? मैं 68,500 की सीटों को 69,000 में 22,000 को ऐड कराना चाहती हूँ और मैं अपनी नियुक्ति चाहती हूँ, क्योंकि योगी जी ने कहा था कि मुझे योग्य लोग चाहिए। अब योग्य लोग भी है तो नियुक्तियाँ भी दो। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है सर, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से जल्द 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों को 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली है। उसके बावजूद ये सरकार हम लोगों के
ये कुछ भी नहीं कर लिए। हम लोग धरने के लिए विवश होकर पिछले 2 साल से मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। और ये हम लोगों का अनवरत धरना तब तक चलता रहेगा जब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो जाता। हम लोगों की लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी जब तक विज्ञापन नहीं जारी होता है। बीते 7 जून को इसी मांग को लेकर कई अभ्यर्थियों ने वर्चुअल धरना दिया और सरकार से न्याय की गुहार की। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में ओबीसी और एससी वर्ग के 55 अभ्यर्थियों ने राज्यपाल और राष्ट्रपति को पत्र लिखा और इच्छामृत्यु की मांग कर डाली। उनका आरोप था कि भर्ती आरक्षण प्रक्रिया में बड़ा घोटाला हुआ है और इसकी शिकायत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से की गई। 69,000 शिक्षक भर्ती तमाम विवादों से घिरी है। लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। लखनऊ से भारत समाचार के लिए कफीलुर रहमान की रिपोर्ट। किसान आंदोलन को 7 महीने हो गए हैं और आज तक किसानों की मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं। किसान जहां कल थे आज वहीं पर हैं और कोरोना काल में धीमे पड़े किसान आंदोलन को धार देने के लिए एक बार फिर से किसान पूरी ताकत के साथ दिल्ली की ओर बढ़ गए हैं। वहाँ क्या आया बंगाल में, इसकी हालत क्या हुई, क्या गुजरी, इसकी हालत जो है ना यही से यहाँ नतीजा मिल जाए। बोलना पड़ेगा यूपी की सरकार को हम गिरा के हटेंगे जब तक एक मांग नहीं होने की। जो हमारे जाना राकेश टिकायत जी ने जो कह दिया उससे जाना पीछे नहीं हटेंगे, चाहे मर्द हो जा, लेकिन पीछे हटने वाले हम हैं। तो सुना आपने, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। किसान आंदोलन को 7 महीने हो गए, लेकिन अभी तक किसानों की मांग सरकार ने नहीं मानी। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग और एमएसपी पर न्यूनतम मूल्य की खरीद गारंटी को लेकर पिछले काफी समय से गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ से हजारों किसान रवाना हो चुके हैं। किसान आंदोलन को धार देने की तैयारी। पश्चिम यूपी से किसानों का दिल्ली कूच। किसानों की ट्रैक्टर रैली मेरठ पहुंची। 26 जून को गाजीपुर बॉर्डर पर जाने की तैयारी। कोरोना कम होने के बाद फिर किसानों की यलगार। तीनों किसान कानून के खिलाफ फिर से हल्ला बोल। वहीं राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर भी तीखा हमला बोला है। टिकैत ने केंद्र सरकार पर किसानों से बातचीत न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी हम घर वापस नहीं जाएंगे। आ जाएगी जब आदमी को मना कर देंगे। अभी तो नहीं आई, ये तो सरकार डिक्लेयर करे कि भाई आएगी तो हम आदमी की जनसंख्या घटा देंगे। यही कह रहे, आप लोग ही कहते हो कि आदमी घट गए। भाई कोरोना अगर खत्म हो गया हो तो आदमी बढ़ जाएंगे, कोरोना अगर देश में है तो आदमी घट जाएंगे। अगर थर्ड वेव आती है हाँ तो फिर कम कर लेंगे उनको, जाएंगे नहीं। या थर्ड आ जाओ और चाहिए या 12 दौर की आ जाओ, अगर जिंदा है तो दिल्ली में रहेंगे। तो भाई मेरे पे क्या इलाज है, मैं क्या हॉस्पिटल खोल रहा, क्या हॉस्पिटल सरकार खोल लेगी। अगर कोई बीमार होता है तो अस्पताल में जाएगा, यहाँ का बीमार आदमी मैक्स में जाएगा, फिर इलाज होगा। हाँ मैक्स की जिम्मेदारी ना सरकार की जिम्मेदारी है। बीमार आदमी का इलाज हॉस्पिटल में होगा, सरकार की जिम्मेदारी है। हमारा इलाज पार्लियामेंट में होगा। भाई हमारा जो हॉस्पिटल है किसान का वो पार्लियामेंट है। अस्पताल जो है हमारा बड़ा अस्पताल, एम्स से भी बड़ा अस्पताल दिल्ली में पार्लियामेंट में है किसान का हॉस्पिटल, तो हमारा इलाज तो वहां पर होगा। ये तो सरकार है भाई, ये तो आरोप लगाई करे। अच्छा और क्या ये पतासे बांटेंगे लड़ाई में? आरोप लगाने का काम है सरकार का, लगा है। मीडिया उनका है, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, तो मीडिया उनका है। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, चलता रहेगा। अभी बरसात आएगी तो पन्नी डाल देंगे वो ऊपर, वो डाल देंगे उसके ऊपर। तो गौरव टिकैत और संजय दौरालिया का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, किसान धरने पर डटे रहेंगे। किसान गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। किसान ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर अपनी मांगों को लेकर गाजीपुर तक जाएंगे। सरकार ने मान लिया कि भाई क्योंकि कानून को तो वापसी मना कर रहे कि लेने के नहीं, तो किसान ने भी अपना जो है पूरा दिनचर्या से आंदोलन को जोड़ के अपनी पूरी रूपरेखा बना ली। 2 जनपदों से अपनी यात्राएं निकाल लेंगे और जब तक दूसरे लोग नहीं आएंगे जब तक ये लोग रहेंगे। रास्ते हमेशा खुले, हमारी उस तक कोई वो नहीं है, ना कोई हमारी कोई जिद है। सरकार अपनी जिद छोड़े और किसानों से गलत सी मान ले।
सहारनपुर के नागल से गुरुवार को भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी विनय कुमार के नेतृत्व में किसानों ने ट्रैक्टर यात्रा शुरू की थी। नारेबाजी के साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार किसान रवाना हुए। कोरोना काल में किसान आंदोलन धीमा पड़ गया था, जिसे एक बार फिर धार देने के लिए किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। पिछले 7 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। किसानों ने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ही रहने, खाने और सोने की पूरी व्यवस्था कर ली है, जिसे देखकर लगता है कि किसान तो जहां कल था वहीं आने वाले कल में भी रहेगा। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार मांगे नहीं मान लेती, वो पीछे नहीं हटेंगे। कोरोना काल के ठंडे होने के बाद एक बार फिर से जो किसानों का आंदोलन है वो अपने पूरे शबाब पर है और सहारनपुर से कल चली ट्रैक्टर रैली मेरठ के सिवाया टोल पर पहुंच चुकी है। रात को ये ट्रैक्टर रैली यहां पर पहुंची और उसके बाद यहाँ जो टोल प्लाजा था उसको फ्री करा दिया गया। अब की क्या करेंगे गाजीपुर बॉर्डर जाके? सरकार तो माने नहीं रही। मत मानो, हम तो बैठे हैं वहाँ जब तक बिल वापिस नहीं, घर वापसी नहीं होंगे। देखिए, खाने पीने का कोई कमी नहीं है, सरकार अड़ी हुई है, ये लोग भी चना खाकर अड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उसमें बहुत बेहतरीन इंतजाम किया गया है। देखो, बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं, जिप्सी लेकर आए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए हैं। इधर भी बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं, मूवमेंट शुरू हो चुका है और ये रैली आज दोपहर तक गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेगा। 2022 के चुनाव में जैसे पश्चिम बंगाल में दिखाया, उसी तरीके से 2022 के चुनाव में यूपी में केंद्र सरकार को ये बताना है कि उनकी ताकत क्या है और जो कृषि कानून है वो अगर केंद्र सरकार वापस नहीं लेती तो उसको क्या क्या खोना पड़ सकता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। यूपी के कई जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश से अब ग्रामीण परेशान हो गए हैं। बारिश ने फसलें बर्बाद कर दी हैं और ग्रामीणों को पलायन करने को मजबूर कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। बारिश से यूपी में हाहाकार, जल भराव से आफत में ग्रामीण, उफान पर नदियां, घरों में पानी, पलायन करने को मजबूर ग्रामीण। फर्रुखाबाद में पिछले 5 दिनों से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे कटरी क्षेत्र में गांव पानी से घिर गए हैं। खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हो चुकी हैं और पानी भरा होने से फसलें खराब होने लगी हैं। इससे ग्रामीणों की चिंता अब और ज्यादा बढ़ गई है। तहसील सदर के गांव पंखियन की मढ़ैया, तीसराम समेत कई गांवों तक पानी पहुंच गया है। खेतों में फसलें डूब गई हैं और सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। फसल सब बूढ़ी गई, फसल में 3 फुट गहराई में पानी भरा है इसमें फसल। फिर आप लोग कैसे अपनी फसल बचा पा रहे हैं? फसल बूढ़ी पड़ी, क्या बचाई लें? जैसे बचाई पाए तैसे बचाओ, ना बचाए बताओ, नामोनित हो ही रही है। कानों में पानी भर गो है, उसके आदमी रोड पर आए रो है, रोड से आए रो, जैसे पानी से उतर आए रो है, कोई ओट बोट नहीं है। गंगा का जलस्तर करीब आज 2.5 मीटर ऊपर बह रहा है, जो कि चेतावनी बिंदु को पार कर गया है। तो वहीं जब यहाँ पर किसानों से बात की गई तो किसानों ने बताया कि यहाँ पर करीब 2000 बीघा फसल जो है जलमग्न हो गई है। तो किसी तरीके से हम लोग अपनी जो है कच्ची फसल को काटकर उसको बचा पा रहे हैं। देवरिया में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदियों ने भी रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। नदियों की कटान भी शुरू हो गई है, लेकिन बाढ़ विभाग अनजान बना हुआ है, जिसके चलते लोगों में खौफ है। रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के गौरा नदी के किनारे नारायणपुर और बदौर दलपतपुर गांव पर सबसे ज्यादा खतरा है। ये बहौर दलपत गांव गौरा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह गांव तकरीबन 150 घरों का गांव है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि गौरा नदी ने किस तरह से इस गांव के बगल में तांडव मचा रखा है। देखिए किस तरह से खेत और बागीचों को इसने अपने आगोश में ले रखा। और यहाँ ग्रामीणों का यह आरोप है कि यह नदी जो है अभी तक 15 सालों में तकरीबन 10 से 15 घरों को अभी तक इस नदी में विलीन कर दिया है। पहाड़ों पर बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ने से बिजनौर के कई गाँव में बाढ़ आ गई थी। भले ही अभी गंगा का जलस्तर कम हो गया है, लेकिन ग्रामीणों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही और यही वजह है कि गंगा रोजाना कटान कर रही है, जिसकी वजह से किसानों की फसलें गंगा में बह गई हैं। पुलिस प्रशासन ने गंगा किनारे डेरा डाला हुआ है
और गंगा के कटान को कम करने के लिए गंगा में स्टंट लगाने की कवायद शुरू कर दी। कटाव तो पहले से चल रहा, परंतु अब ज़्यादा अधिक हो गया जब से पानी गुजरा। तो वो आज एसडीएम साहब आए और उन्होंने जायजा कराया, देखा कि यह तो गाँव भी नहीं बचने का बिल्कुल भी। तब उन्होंने सिंचाई विभाग धामपुर को साथ लाए थे, वैसे तो दिखाया उन्होंने और कहा कि 2 बजे तक तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा स्टार्ट का, तुम्हारा गांव जरूर बचाएंगे। तो वहीं बाराबंकी की सरयू नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जहां सरयू नदी की कटान के जद में अब कई घर आ चुके हैं, जिसको लेकर अब प्रशासन अलर्ट हो चुका है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। तो वहीं नदी में तेज कटान से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और अब ग्रामीण पलायन करने को मजबूर है। यूपी के कई जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश से अब ग्रामीण परेशान है। बारिश ने फसलें बर्बाद कर दी, बारिश ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, बारिश ने ग्रामीणों को पलायन करने को मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कोरोना काल में सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद हो गई, न जाने कितने लोग बेसहारा हो गए। और ऐसे ही एक परिवार संत कबीर नगर का है। इस परिवार का दर्द बहुत ज्यादा है और मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। पापा को दिक्कत आ गई थी सांस लेने में, इसलिए हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ भी उनका इलाज सही से हो नहीं पाया, इसलिए शाम होते होते उनकी डेथ हो गई। इन बच्चियों के आंसुओं को देखिए, इनकी आवाज में छिपे दर्द को सुनने की कोशिश कीजिए। लेकिन वहाँ सारे डॉक्टरों के पास गए, लेकिन अच्छे से कोई भी मदद नहीं मिल पाई। इन बच्चियों और इनकी मां का दर्द इतना बड़ा है कि शायद ताउम्र खत्म नहीं होगा। कोरोना ने इन 5 बच्चियों के सर से पिता का साया छीन लिया और इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये दास्ता है संत कबीर नगर के खलीलाबाद के बरधिया बाजार की, जहां सचिन भारती का परिवार खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 27 अप्रैल 2021 को सचिन भारती की कोरोना के चलते तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में इलाज मिला नहीं और उनकी मौत हो गई। 5 बेटियां और पत्नी को सचिन अलविदा कह गए और अब अपने पापा की याद में इन बच्चियों के आंसू नहीं सूख। सांस लेने में, इसलिए हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ भी उनका इलाज सही से हो नहीं पाया, इसलिए शाम होते होते उनकी डेथ हो गई।